तो हाँ बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट और उसके कुछ एप्लीकेशन देखे थे। अब हम इसमें इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं। अगर दो वेक्टर दिए हों तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, और कुछ उदाहरण भी लेते हैं। इसके बीच का कोण निकालने के काम आता है, और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर गिवन होने पर किस तरह इसको फाइंड करेंगे। तो माना हम डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, डॉट गुणन जो आपने पिछले टर्म में पढ़ा था। तो इसमें मान लिया एक वेक्टर हमने लिया, जनरल ले लेते हैं, A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप। और एक वेक्टर B हमें गिवन है, B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप। इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, A डॉट B। तो ये इसमें सीधा सीधा वैसे अलग अलग करने पर 9 टर्म आते हैं, जिसमें आपके 6 जीरो हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है i j k, इसका इसी से अगर हम डॉट करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। k डॉट k, j डॉट j, i डॉट a सब 1 आते हैं, क्योंकि इनका मान 1 होता है, बीच का कोण 0। क्योंकि इसको a डॉट b से आप तोड़ें तो ये आएगा 1 गुणा cos 0, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बीच का कोण कितना है 0। तो इसी तरह यहाँ अब आप डायरेक्ट इसको सीखेंगे, सीधे i के गुणांकों का गुणा करना है और j के गुणांकों का गुणा, k के गुणांकों का गुणा, और चिन्ह सहित लिख देना है आप। तो जैसे चलिए उदाहरण 14 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है वह सदिश ज्ञात करो जिसके सदिश ये और ये के परिणामी में जोड़ने पर x अक्ष के अंदिश सदिश प्राप्त होता है। तो नहीं, ये परपेंडिकुलर वाला लेते हैं पहले। ये वाला लेते हैं 17। इसमें कह रहा है कि यदि a इक्वल टू ये हो और b इक्वल टू ये हो और a लंबवत हो b, तो n का मान बताओ। तो यहाँ पे हमें गिवन है 17वें क्वेश्चन में कि a b के लंबवत है, a परपेंडिकुलर टू b। अगर a b के लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और इससे हमें जानकारी मिलेगी कि a डॉट b कन्फर्म है 0 होगा। तो अब हम a और b का डॉट लेते हैं। a वेक्टर हमें दिया है 4i कैप, n j कैप और -2 k कैप। वेक्टर b गिवन है 2i कैप, 3 j कैप प्लस k कैप। अब इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं a डॉट b, तो i के कोफिशिएंट का गुणा होगा, 4 है इधर 2 है, तो 4 गुणा 2 प्लस चिन्ह शायद लेते जाना है, n गुणा 3 प्लस -2 गुणा, और k का कोफिशिएंट कितना कहलाएगा 1, k कैप का 1 होगा, कुछ नहीं तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3n -2। और a डॉट b क्या होता है इस केस में 0, तो यहाँ से हमें अब n निकालना है। तो ये आपका बचेगा 6 प्लस 3n इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका -6/3 यानी -2। तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट आप आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पहले देखते हैं, फिर सवालों को इकट्ठा देखेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अब आपको बताना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ लीजिए पहले, और इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को हम बोलते हैं सदिश गुणन। अदिश गुणा आपने डॉट गुणा पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है सदिश गुणन। चलिए, ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये इसी को कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो चलिए तो दो सदिशों का हमें वेक्टर प्रोडक्ट अब पढ़ना है, इन्हीं को बोलते हैं सदिश गुणन। तो इसमें गुणा के बाद चीज़ें कैसी आती हैं, सदिश, और वहाँ पे आती थी अदिश। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं इसका नोटेशन क्या है। तो ए
क्रॉस बी, इसको इस तरह लिखते हैं, ये क्रॉस गुणा का चिन्ह है, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन। तो सभी नाम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ गुणा होने के बाद स्केलर न मिलके हमें वेक्टर मिलेगा। तो ए क्रॉस बी का सदिश गुणनफल का मान अगर हम देखें तो ये होता है वेक्टर ए का मॉड गुणा वेक्टर बी का मॉड और साइन थीटा और एन कैप। एन कैप का गुणा और होता है। अगर देखा जाए तो इतना तो स्केलर है, लेकिन एन कैप इसको क्या बना रहा है, सदिश। तो जरा एन कैप के बारे में ढंग समझते हैं। जो एन कैप होता है, देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया है, यहाँ इन्होंने ए और बी का गुणा करके दिखाया है। ए से बी की ओर चलें और बी से ए की ओर चलें तो दोनों की डायरेक्शन भिन्न भिन्न होती है। यहाँ इन्होंने ए क्रॉस बी दिखाया है, तो ए से बी की ओर कर्ल फिंगर चलाएंगे तो अंगूठा ऊपर जाएगा। तो एन कैप को हम बोलते हैं एकक सदिश, ए और बी के लंबवत एकक सदिश। एन कैप को हम बोलते हैं ए व बी दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत एकक सदिश। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इकाई सदिश है, इसका परिमाण क्या होता है, 1। तो 1 का गुणा करने से हमें कहीं कोई अंतर नहीं आता है, यानी एन कैप का मॉड क्या होगा, 1। तो ये क्या है कि इसका परिमाण 1 है, लेकिन 1 का कहीं हम गुणा कर दें तो उसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन ये साथ साथ आपका इसको वेक्टर बना देता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का सूत्र आपका बना। अगर ए क्रॉस बी भर आपसे पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप। तो मैं मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर को सिर्फ ए बी भी लिख सकता हूँ। ये भी क्लियर रखें चीज़ें। परिमाण को हम मॉड ए वेक्टर, वेक्टर ए का मॉड या सिर्फ वेक्टर सिर्फ ए लिख देंगे तो परिमाण ही होगा। तो ये आप लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। अगर मैं यहीं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी के मॉड की वैल्यू, इसमें मॉड लूँ तो पूरे का मॉड लेंगे हम, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड निकालना है धन में, तो ए बी साइन थीटा तो सीधे बाहर आ जाएगा मॉड के धन में। और एन कैप का मॉड कितना होता है, एन कैप का मॉड भर बचेगा तो एन कैप का मॉड 1 होता है। तो ये वैल्यू में अंतर नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ों को सदिश बना देता है। और परिमाण ले लेंगे तो इसका मान 1 रहेगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सदिश गुणन अगर एन कैप की हमें दिशा देखनी है तो बस, और ये फिगर बना है, इसको भी देख सकते हैं आप। ए से बी की ओर कर्ल फिंगर चलाई है तो अंगूठा और जो सी है वेक्टर है वो उसके पैरेलल होगा और एन वेक्टर की वैल्यू होगी लैम्डा ए क्रॉस बी। ये अंगूठा बना है। और ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं एक ए बनाऊँ और यहाँ बी बनाऊँ और ए से बी की ओर कर्ल फिंगर हम चलाएंगे अंगूठे को खोलकर, तो इसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यहाँ मिलेगी। दोनों की लंबवत होगा ये बी के भी और ए के भी। तो सदिश गुणनफल की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। सदिश गुणनफल दो सदिशों के परमाणुओं के गुणनफल के और उनके बीच बनी कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये ज्या है, उधर को ज्या था। और इसके कुछ नियम है क्रिम्बिन्वय, और ये क्रिम्बिन्वय का पालन नहीं करता है, वितरण का पालन करेगा। क्रिम्बिन्वय नियम में देखिए ए क्रॉस, वहाँ ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता था सदिश अदिश गुणन में, लेकिन इधर ये फॉलो नहीं करेगा। यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका कारण ये है क्योंकि ए क्रॉस बी ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब डायरेक्शन समान हो। तो अगर हम यही ऊपर वाले दो वेक्टर ले लें तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यहाँ ऊपर आएगी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे आएगी। तो डायरेक्शन अलग अलग होने से हम वेक्टरों को बराबर नहीं लिख सकते। अगर इन्हें बराबर करके लिखना ही है तो आप माइनस से गुणा करके बराबर करके लिख सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए। अगर हम माइनस लगा देंगे यहाँ तो अब ये इक्वल हो जाएगा। यानी अगर हम इन्हें इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, कोई भी वेक्टर हो उसमें माइनस साइन आ जाएगा। यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर वेक्टर के है तो बी क्रॉस ए की वैल्यू होगी माइनस के वेक्टर। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। और वितरण नियम तो सीधा ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है प्लस में है तो इसका बी से क्रॉस हो जाएगा और सी से हो जाएगा, ये आपका लिखा गया है। ठीक है, और अगर ये दो सदिश यहाँ पे ये कब जीरो होगा, डॉट में तो आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था जब दोनों सदिश परपेंडिकुलर हो। इधर पैरेलल में होगा क्योंकि ए और बी तो जीरो होंगे नहीं, तो साइन थीटा जहाँ जीरो होगा वहीं पे इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता। तो साइन थीटा जीरो होने का क्या मतलब, यानी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ए क्रॉस बी के मॉड का मान जीरो कब होता है, तो यहाँ से मिलेगा साइन थीटा बराबर जीरो, यानी थीटा इक्वल टू जीरो पर। और जीरो क्या 180 पे भी ये जीरो आएगा। इनफैक्ट थीटा इक्वल टू एन पाई पर ये जीरो होता है, जहाँ एन है आपका कोई इंटीजर।
तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि वो दोनों वेक्टर पैरेलल है। इस पे हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि यदि A क्रॉस B वेक्टर बराबर दिया है 0 वेक्टर या 0 से, तब आप ये निष्कर्ष बिल्कुल निकाल सकते हैं कि A इज पैरेलल टू B, और इसी को हम लिख सकते हैं A बराबर लैम्डा टाइम्स B या वेक्टर B बराबर लैम्डा टाइम्स A। ये आपको सवालों में लगाना होगा कई जगह। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब होता है वो दो वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, वो लैम्डा से आपका एडजस्ट हो जाएगा। और डॉट में क्या होता था कि अगर A डॉट B 0 है, वो क्या इम्प्लाइज करता था कि A लंबवत है B के। दोनों को क्लियर रखेंगे, ठीक है। और ये कुछ फिजिक्स के उदाहरण हैं, क्षेत्रफल वगैरह मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ। सदिश गुणनफल के जो फिजिक्स में उदाहरण हैं, इनको जरूर याद रखना, ये अक्सर कंपटीशन में भी और जगह पूछे जाते हैं। 4 उदाहरण यहाँ पर दिए, यानी सदिश गुणनफल के फिजिक्स में जो उदाहरण है वो ये है। बला गुणों के लिए इस तरह लिखेंगे, ये रेखी वेग कोणीय वेग का संबंध है वेक्टर फॉर्म में, और ये कोणीय संवेग है वेक्टर फॉर्म में। जे इक्वल टू कोणीय संवेग जे है, आर और पी मोमेंटम है इधर, और आर है रेडियस वेक्टर, और ये है आपका रेखी त्वरण, और अल्फा यहाँ पर जो दिख रहा है ये कोणीय त्वरण है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये चारों फॉर्मूले आप याद रखने की कोशिश करेंगे, तो चारों याद रखेंगे। तो ये एक बला गुण वाला है, कोणीय संवेग है, रेखी त्वरण कोणीय त्वरण में संबंध, और ये है रेखी वेग कोणीय वेग में संबंध। अगर आप चाहें तो इस वाले से इसको आप याद रख सकते हैं अवकलन से। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपको ये याद है वेक्टर v बराबर ओमेगा क्रॉस r, तो हम t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं, तो dy dt ऑफ v इक्वल टू होगा d ओमेगा वेक्टर, वेक्टर डिफरेंशिएशन कहलाता है, आप ऐसा कर सकते हैं, इंटू r। r यहाँ कांस्टेंट है, तो dv बाई dt क्या होता है, एक्सीलरेशन a, और डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा t होता है कोणीय त्वरण अल्फा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कोणीय त्वरण बराबर रेखी त्वरण बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय त्वरण, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो चारों एग्जाम्पल याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं वेक्टर की। और जो कुछ अच्छे उदाहरण हैं उनको भी देखते हैं। मैं कुछ चीज़ें और डील कर दूँ आपको, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। कर देता हूँ। चलिए इधर करते हैं कुछ और जो परिणामी वगैरह के केस थे। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, दो सदस्य लेते हैं ए और बी। अब मैं स्मॉल ए भी ले रहा हूँ, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी, और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। थोड़ा सा फिगर और बड़ा बनाते हैं। चलिए अभी यहाँ ए रहेंगे, और वेक्टर ए के परमाणु को क्या कह सकते हैं हम, सिर्फ ए, और वेक्टर बी के परमाणु को हम कह सकते हैं बी। इनके बीच का एंगल थीटा लिया। यही फिगर मैं दोबारा बना देता हूँ, ए और बड़ा सा, और ये बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा। हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखना है, तो जो इनका परिणामी होगा, अभी तक तो हमने सदिश से निकाला है, अगर सदिश के हिसाब से हम इनका परिणामी पूछें तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर आर बराबर, दोनों को आप सीधे ऐड कर देंगे सदिश में। ये फिर हमने इसी का परमाणु लेकर इसका वर्क किया था, और वहाँ से हमने ये सूत्र डिस्कस किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। और अगर हमें बीच का कोण पता है तो इसी को हम तोड़ के लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये पूरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे आर मैक्स और आर मिनिमम की बात की थी। अगर ए बी कॉन्स्टेंट है तो कॉस थीटा की अधिकतम वैल्यू 1 होगी,
और न्यूनतम वैल्यू -1 होगी। और ये कब होगा? जब थीटा 0 है, ये थीटा होगा आपका 180। तो आर मैक्स की वैल्यू आपको मिली थी जब ये 1 रहा था। जब ये 1 होगा तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, और ये आर स्क्वायर है, तो आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। और आर मिनिमम की वैल्यू आ रही थी आपकी ए माइनस बी, या ए अंतर बी, ए बी में जो बड़ा है। तो यहाँ से आप इनको याद भी रख सकते हैं कि अगर दो सदस्यों का परिमाण दिया है हमें, और कोण की कोई बात नहीं की, अधिकतम परिणामी पूछा है उसका, तो इतना हो सकता है, और न्यूनतम ये हो सकता है। यानी यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, कभी कभी इसमें क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा। देखिए, यदि दो सदिश के परिमाण, क्वेश्चन है भी आगे मिलेंगे आपको, 3 व 4 हैं, तो निम्न में कौन सा इनका परिणामी नहीं हो सकता? इस तरह क्वेश्चन बनेगा, मैग्नीट्यूड देगा, परिणामी नहीं होगा या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन में मान लीजिए मैंने ले लिया 1, बी ऑप्शन में मैंने ले लिया 6, सी में ले लिया 7, और डी में मैंने ले लिया मान लीजिए 5, और एक मैंने ले लिया है आपका 8, इधर 8 मान लीजिए इसकी है, या ई ऑप्शन एक और बना लीजिए, चलिए हो गया, ये 8 ले लिया, 5 ऑप्शन हो गए। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सा इनका परिणामी नहीं होगा। एंगल के बारे में हमें कुछ नहीं कहा है, तो ये पूछा है कि 3 और 4 से हम अधिकतम और न्यूनतम कितना प्राप्त कर सकते हैं, ये पता कर लें। तो जो भी रिजल्टेंट इनका आएगा वो इन्हीं के बीच रहेगा। तो अधिकतम वैल्यू, अधिकतम रिजल्टेंट 3 और 4 का किसी भी एंगल पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। यानी 3 और 4 का मैक्सिमम मान जो होगा परिणामी का आर मैक्स, वो 7 होगा, जोड़ देंगे। और मिनिमम मान क्या होगा इनका, इन अंतर के बराबर, वो होगा 1। यानी हमें ये पता चला कि जो आर है वो हमेशा लाई करता है आर मैक्स और आर मिन के बीच, ये तो कन्फर्म है। यानी आर की वैल्यू मैक्सिमम से कम होगी और मिनिमम से अधिक होगी, बराबर भी हो सकती है क्योंकि इक्वालिटी लगी है। तो ये जो 3 और 4 का जो परिणामी है वो हमें मिलना चाहिए 1 और 7 के बीच। 1 और 7 भी हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी है। तो 1 और 7 के बीच जो हैं रिजल्टेंट वो ठीक हैं, जो 1 और 7 के बीच नहीं होंगे तो वो उसके परिणामी नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ 1, 6, 7 ये सब हो जाएंगे, और 5 हो जाएगा, यहाँ इनके बीच में है 1 और 7 के बीच 5। तो सिर्फ कौन सा ऐसा होगा जो परिणामी नहीं हो पाएगा? 8। तो इसको किसी भी तरह पूछा जा सकता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट पूछा है क्या है, और थीटा के हिसाब से उसको वेरी करा के वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी इनका परिणामी होता है, मैं ये बात कर रहा था, ए और बी के बीच, वो इन्हीं के बीच से कहीं ना कहीं से जाता है। तो परिणामी वेक्टर को मैंने बना दिया यहाँ आर। 2 वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो परिणामी किसकी ओर ज़्यादा झुका है अगर देखा जाए, देखिए ये कोण बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो जो भी बल ए और बी में बड़ा होता है, जो भी सदिश बड़ा होगा, परिणामी उसकी ओर ज़्यादा झुका होगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो परिणामी कोणर्धक रेखा से जाता है। अगर दोनों इक्वल हैं तो जो परिणामी होता है वो इनकी कोणर्धक रेखा से जाता है। अब हम जरा यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे कि परिणामी का किसी एक सदिश से झुकाव अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। परिणामी मतलब आर के आपका आर का जो रिजल्टेंट आया था उसके परिमाण की हम बात कर रहे हैं। परिणामी के परिमाण का किसी एक सदिश से झुकाव, कोण निकालना, किसी एक सदिश से झुकाव हमें निकालना। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं आर का, अब हमने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, इसका मतलब हम परिमाण की बात कर रहे हैं। आर का किसी एक सदिश से झुकाव हमें निकालना है। तो अब हम जनरल बात कर रहे हैं। तो एक सदिश हमने लिया वेक्टर ए और एक सदिश हमने लिया वेक्टर बी, और आर वेक्टर हमने ले लिया यहाँ बीच में ही होगा, ये कन्फर्म है। वेक्टर इसमें भी अभी लगा लेते हैं। और आर का किसी एक सदिश से झुकाव हो तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ए से, तो हम आर का ए से झुकाव निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें इतनी चीज़ें गिवन होंगी सवाल में। ए और बी दिया जाएगा या उनका परिमाण दिया जाएगा, और आर का झुकाव पूछेगा। जिससे पूछे उसको ये मान लेंगे आप, पहले वाले वेक्टर को यहाँ बना लेंगे और दूसरे को उधर। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम इसी को एक्स अक्ष मान लेंगे और वाई अक्ष जो होगा वो इसके लंबवत होगा। ऐसे ये कोण 90 होगा। लाइए इधर बना देते हैं दोबारा। ये आपका वाई अक्ष है और बी इस तरह है कहीं,
और ए को हम क्षैतिज में रख लेते हैं, ए को तो क्षैतिज कर सकते हैं, तो परिणामी होगा आपका ये। और ये इसको हम मान लेते हैं, अब थीटा तो हमने बीच का कोण माना है तो इसको अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा जो कोण है ये हमें निकालना है। पहले तो इसका सीधे फार्मूले देख लीजिए, तो tan अल्फा बराबर y/x होता है। तो b का जो कंपोनेंट है, ये कोण पूरा दोनों के बीच का कोण हमने क्या लिया है, थीटा। तो b का घटक x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, a के अलोंग, ये होगा b cos थीटा। और इसका परिमाण कितना है, a। तो क्षैतिज में कुल परिमाण हो गया a प्लस b cos थीटा। a तो पहले से लगा था और इसके घटक और आया है, ये वाला घटक थीटा कोण पे है, ये सॉरी अल्फा माना है आपने। तो ये जो इसका b का घटक है परिमाण के हिसाब से, इसकी लंबाई b है, तो ये आएगा b cos थीटा। और a लंबाई पहले से यहाँ कार्यरत है, तो टोटल परिणामी हो गया a प्लस b cos थीटा। और इधर भी b का परिणामी आएगा, इधर घटक आएगा और वो होगा b sin थीटा। तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब मतलब y अक्ष पे जो वेक्टर है, यहाँ क्या है y अक्ष पे b sin थीटा, और x अक्ष पे क्या है a प्लस b cos थीटा। तो यही है वो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। परिणामी का किसी एक सदिश से झुकाव अल्फा निकालना है। अल्फा है यहाँ सदिश a से झुकाव परिणामी का, और थीटा है यहाँ पर जो दो जगह दिख रहा है, थीटा है a और b के बीच का कोण। इस पर भी सवाल बनेंगे, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और अब हमें ये देखना है कि जब दोनों वेक्टरों का परिणामी बराबर हो जाए, यानी a का मॉड वेक्टर a का मॉड और वेक्टर b का मॉड बराबर हो जाए, यानी a बराबर b हो जाए, तो अल्फा का मान क्या होता है, उस केस में अल्फा का मान आता है θ/2। यही हमें प्रूव करना है, जिसकी बात हम करना चाहते हैं। चलिए इसको दोबारा से लिखते हैं यहाँ। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम उसको सवाल के रूप में ही लिख देते हैं कि यदि दो सदिशों का परिमाण समान है, यदि दो सदिशों का परिमाण समान है तो सिद्ध करो उनका परिणामी सदिशों की कोणर्धक रेखा से होकर जाता है। कोणर्धक रेखा से होकर जाता है। इसका आपका काफ़ी यूज होगा। जैसे कभी भी दो सदिश अगर बराबर है, जैसे मैं यहाँ बात करूँ कि दो सदिश में फोर्स एक्सीलरेशन जो भी सदिश है वो आ सकता है। जैसे दो बल हैं एफ और एफ, ये 90 अंश पर लगे हैं, तो इनका परिणामी तो ठीक है f√2 आएगा सूत्र से, लेकिन जो परिणामी की दिशा होगी वो ठीक बीच से होगी, यानी ये एंगल 45 होगा अगर ये पूरा 90 है। तो जब ये और ये बराबर होंगे तो परिणामी आपका हमेशा कोणर्धक रेखा से जाएगा। तो इसको हम उस तरह भी पूछ सकते हैं कि अथवा करके उसे भी लिख देते हैं। यदि दो सदिशों के परिमाण a व b है, उनके बीच का कोण थीटा है, तब a बराबर b होने की दशा में परिणामी थीटा कोण की अर्धक रेखा से जाएगा। थीटा कोण की अर्धक रेखा से जाएगा। दिस मीन्स जो हमें अल्फा निकालना है वो कितना होगा, θ/2। ये प्रूव करना है। चलिए उसी सूत्र से करते हैं। तो यहाँ पे हमें मान के लगाना है। हमने दो सदिश मान लिए a और b। हमें गिवन क्या है कि परिमाण समान है, हमें ये दिया वेक्टर a का मॉड बराबर वेक्टर b का मॉड, या हम कह सकते हैं a बराबर b, ये गिवन है। और जो सूत्र है वो आपको याद है, ये एंगल अल्फा माना था और ये क्या था, थीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या होता था, ये था आपका b sin थीटा,
बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसको हमें आगे बढ़ा के प्रूव करना। सबसे पहले जो कंडीशन हमें दी गई है कि बी बराबर है, यही रखते हैं यहाँ पे, तो बी की जगह पे हम ए यहाँ पे दोनों जगह रख देते हैं। कोई भी ए की जगह बी रख दीजिए, चाहे बी की जगह ए रख दीजिए। तो ए बी की जगह ए हमने बोला है, तो ए साइन थीटा और अपॉन में आएगा ए प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ भी ए आएगा और इधर भी ए आएगा। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इससे इसको tan के रूप में बदलिए इसको, तो हाफ से और इसको cos 2 थीटा से, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन में आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल होगा, ये वाला एक 2 भी कट जाएगा, ये बाद में एक कॉस भी कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा tan थीटा बाई 2। तो क्या मिला हमें यहाँ से, tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, थीटा बाई 2। यही हमें प्रूव करना था। अल्फा का मान थीटा बाई 2 है, दिस मीन्स कि कोण रग रेखा से जाएगा परिणामी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें एक थ्योरम होती है, उसको अगर हम जनरलाइज करें तो थोड़ा सा इसको भी हम बताना चाहेंगे। इसको भी मैं लिख देता हूँ कि यदि n बराबर सदिश, जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, यदि n बराबर सदिश किसी बिंदु पर, यदि n बराबर सदिश किसी बिंदु पर 2 पाई बाई n कोण पर कार्यरत हैं, 2 पाई बाई n कोण पर कार्यरत हैं, तो सिद्ध करो उनका परिणामी 0 होगा। तो सिद्ध करो उनका परिणामी 0 होगा। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं n के लिए। तो हम पहले पर्टिकुलर को देखते हैं। पहले हम देखते हैं n बराबर 2 के लिए, फिर देखते हैं n बराबर 3 के लिए, फिर देखते हैं n बराबर 4 के लिए। हमने क्या सीखा है कि अगर 2 पाई थीटा का मान कितना है, 2 पाई बाई n है, बीच का कोण, और सदस्यों की संख्या n है और बराबर है सब, ठीक है। तो जब हम 2 की बात करेंगे तो a बराबर b हो जाएगा और बीच का कोण हो जाएगा 2 पाई बाई n की जगह 2 आएगा यहाँ ये। और हम कैसे बोलेंगे उसको कि यदि 2 बराबर सदिश 2 पाई बाई 2 यानी पाई कोण पर कार्यरत है तो परिणामी 0 होता है। इसको आप देख सकते हैं। देखिए, जब n बराबर 2 होगा तो हमें दोनों को बराबर लेना है। 2 बराबर सदिश है तो हमने माना ये a ऐसे इस तरफ है, और यानी इनके बीच का कोण कितना है, 180, क्योंकि 2 पाई बाई 2 का मतलब पाई आएगा। तो ये और ये इसको कैंसिल कर देंगे। बराबर कोण, बराबर परिमाण है और 180 अंश कोण पर है, बराबर विपरीत है तो कैंसिल हो जाएंगे। ए और ए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट इसका 0 आएगा। 3 के लिए क्या होगा, तो हम यहाँ पे पर डेफिनेशन से ही देखिए, अब यहाँ पे आएगा, देखिए n की जगह 3 रख के बोलते हैं इसको। यदि 3 बराबर सदिश किसी बिंदु पर 2 पाई बाई 3 कोण पर कार्यरत है तो परिणामी 0। 2 पाई बाई 3 मतलब 120, n मतलब 3, तो यहाँ से हमें मिलेगा n बराबर 3, तो कोण हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 और सदिश तीनों बराबर होंगे। तो इनका अगर हम चित्र बनाएं तो 120 अंश पे 3 बराबर सदिश इस तरह बनेंगे। ये सबके मान बराबर है, तो हमने सबके मान a मान लिया, परिमाण का a मान लिया और डायरेक्शन ये दिख रही है। और कितने कोण पे है ये सब, 120 पे। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब हमें इनका परिणामी 0 है दिखाना है, क्योंकि थ्योरम तो यही कह रही। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इन 2 सदस्यों का परिणामी निकालिए, जो ऊपर वाले 2 हैं। तो ऊपर वाले जो 2 हैं वो a व a हैं, उनके बीच का कोण कितना है, 120। उनके बीच का कोण, हमारे पास 2 वेक्टरों का सूत्र है, बीच का कोण 120 अंश है। हमने अभी ये सूत्र पढ़ा था कि अगर 2 सदस्यों का परिणामी निकालना हो, मान दिया हो उनका परिमाण, तो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। तो यहाँ पे a और b दोनों के मान क्या हैं, a है, और अल्फा कितना है, 120। तो यहाँ पर रखते हैं सब, परिणामी निकालना है इनका। तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b की जगह भी a आएगा, 2a स्क्वायर cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है -12, तो ये माइनस a स्क्वायर बचेगा, तो एक कट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये सब कट जाएंगे। तो r बराबर आया a, यानी इन दोनों का परिणामी क्या आया, a। तो मैं इसको बाद में देखूंगा, पहले इसी फिगर को दोबारा बनाता हूँ। ये तो जो कहते हैं रहेगा a। अब हमने इसका और इसका परिणामी निकाला है,
जो कितना आएगा ए, यहाँ आपने देखा ए आया है और वो कहाँ से जाएगा ए, इनकी कोणधक रेखा से जाएगा 60 से। क्यों जाएगा? क्योंकि दोनों बराबर है परमाणु में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण तो 120 है और ये यहाँ से 60 बनाएगा, यहाँ से 60 बनाएगा, तो ये कितना होगा 60, ये भी 60। अब ए और ए कितने कोण पे होगा? 180 पे। देखिए ये 60 और ये 120, तो अब बराबर सदिश हैं और दोनों कितने पे? 180 पे। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 3 में इस तरह 0 हो जाएगा। 4 वाला तो बहुत आसान है, आप उसको आसानी समझ सकते हैं। देखिए जब n 4 होगा तो 4 सदिश होंगे और 2π/4 कोण पर होंगे। 2π/4 का मतलब π/2। तो अब हम π/2 या 90 अंश पे 4 सदिश बनाते हैं बराबर। चलिए इनको वर्ग के रूप में भी बना सकते हैं, वर्ग की भुजाओं के अंदिश, ये हम सीधे बना देते हैं। ये बन गए 4 सदिश, सबका परिमाण है 1 और इस तरह डायरेक्टेड है। तो देखिए ये कोण 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है n बराबर 4 के लिए होगा कि यदि 4 बराबर सदिश π/2 कोण पर है तो परिणामी 0 होगा। तो ये 4 बराबर हैं और π/2 कोण पर ही है आपस में, तो इनका परिणामी r का मान 0 हो जाएगा। इसको आप किसी भी n के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, मैंने n के लिए ऊपर लिख दिया है। वेक्टर का हम परिमाण भी देख चुके हैं पिछले टर्म पे, और 2 वेक्टरों के बीच का कोण पर भी उदाहरण एक लिया था। अब आते हैं 2 सदिशों के लंबवत सदिश हमें निकालना है, तो इसको यहीं 19 में एग्जाम्पल से देख लेते हैं। और सदिश गुणनफल का मान भी आपको निकालने के लिए आ सकता है, तो उसको भी देख लें। तो सारणिक से निकाला जाएगा, मैं यही कर देता हूँ उसे कि यदि जनरल रूप में a बराबर a1i कैप, a2j कैप, a3k कैप और b बराबर b1i कैप, b2j कैप और b3k कैप। अब हमें इनका एक क्रॉस भी निकालना है। तो डॉट में तो हम i j के गुणांकों को गुणा कर देते थे, इधर आपका सारणिक लगेगा। पहले वाले रो में आएगा i कैप, j कैप, k कैप, दूसरे वाले में आएंगे a के गुणांक i j k के, a1 a2 a3, और तीसरे में होंगे b1 b2 b3। अब हम इसका प्रसार करेंगे। प्रसार में करते समय इसमें धन लेते हैं, इसमें ऋण और इसमें धन, और एरो ऐसे चलते हैं, ये पहले नंबर पर और ये दूसरे नंबर पर। तो जैसे हम इसका एक्सपांड करके भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्लस i, इसके साथ क्या आएगा अभी बात करते हैं। दूसरे वाले में लेंगे माइनस j, इसके साथ भी आएगा कुछ, और तीसरे में k कैप, और इसके साथ जब हमने i लिया है ये, तो इसके नीचे के अवयव छोड़ना है और ये राइट के अवयव छोड़ना है। तो क्या बचेगा? a2 b3 और b2 b3। तो आप इसको चाहें तो ब्रैकेट लगा के भी, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर तोड़ दूंगा, a2 b2 a3 b3, और जब j लेंगे तो ये और ये छूटेंगे, तो ये आएगा a1 b1 a3 b3, और k लेने पर ये आएगा a1 a2 और b1 b2। अब हमें इसका पहले गुणा करना है, फिर इनका विकर्ण संबंध की तरह ये, तो ये आएगा a2 b3 माइनस a3 b2 i कैप, और ये माइनस आप चाहें तो इधर लगा सकते हैं। तो ये आएगा a1, चलिए नहीं दीजिए चाहे यहीं, माइनस j कैप के साथ आएगा a1 b3 माइनस a3 b1। तीसरा वाला आपका रहेगा a1 ये 1 है, b2 माइनस a2 b1। तो ये बस आपको प्रसार याद रखना है, तो आप आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और किसी दिशा का एक सदिश, हमने उसकी ही बात की थी, वो होता है सदिश बटे सदिश का मापांक। एक सूत्र और यहाँ पे पढ़ना है आपको कि 2 सदिशों की लंबवत इकाई सदिश निकालना हो तो उसका सूत्र है, उसको याद रखेंगे। 2 सदिश a व b के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना। तो इसका सीधा सूत्र है कि अगर देखिए हम 2 सदिश लेते हैं a और b, तो इनके लंबवत सदिश तो हम जानते हैं कि लंबवत सदिश होता है इनके a क्रॉस b, वही क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है, लेकिन लेंथ हमें एडजस्ट करनी होती है। हमें अगर पूछा होता a और b के लंबवत सदिश पर, तो अब a क्रॉस b हो जाता,
लेकिन इकाई सदिश कह रहा है, तो अब हमें इनके लंबवत इकाई सदिश निकालना। इसको आप सीधे याद रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बटी उसका मैग्नीट्यूड। वैसे यहाँ लैम्डा भी आता है, लेकिन लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाता है, तो आप सीधे याद रखें। दो सदिशों की लंबवत इकाई सदिश होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट बटे उनका मापांक, ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का मॉड। इकाई सदिश ए व बी के लंबवत, इसका सूत्र ये आपको सारणिक से निकलेगा, और ये इसका मैग्नीट्यूड उसी सारणिक से जो वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, 66 से ही देख लेते हैं। 66 में क्या है, आपको दिया कि यदि a1 वेक्टर का मॉड और a2 वेक्टर का मॉड 2 और 3 हो, और a1 प्लस a2 के परमाणु 3 दिया है, तो इतने की वैल्यू बताइए। तो चलिए जो हमें गिवन है उसको ही लिखते हैं पहले, और इसको आप सीधे सीधे चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि a1 बराबर 2 और a2 बराबर 3, ये परमाणु होगा, वेक्टर नहीं लगाएंगे। और दूसरा में दिया है a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का मॉड 3 है, तो इसका हम वर्क अप डायरेक्ट कर सकते हैं। वर्क करेंगे इसका, तो आपको ये सूत्र फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का वर्ग, तो ये आता है आपका ए स्क्वायर, अब मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा या 2a डॉट बी, तो अब मैं ए बी कॉस थीटा ले रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो इसका हम वर्क कर रहे हैं इसी तरह, तो ये आएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2, यहाँ सब मैग्नीट्यूड आएगा कॉस थीटा, जहाँ थीटा है a1 a2 के बीच का कोण, यहाँ लिख देंगे माना a1 व a2 के बीच का कोण थीटा कोण। तो चलिए 3 का क्या हो जाएगा 9। अब a1 a2 की वैल्यू रख दीजिए, a1 की जगह 2, 4 9 2 2 गुणा 3 कॉस थीटा बराबर 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा 4 प्लस 12 कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा बराबर में 0 बचेगा यहाँ, तो कॉस थीटा हमें मिला -4/12 यानी -1/3, और ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि कॉस थीटा का मान -1 से 1 होता है, तो -1/3 इनके बीच में ही है। अब हमें जो निकालना है, यहाँ से हमें कॉस थीटा पता चल गया, उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिखते हैं। हमें मान पूछा है a1 प्लस 2a2 डॉट 3a1 माइनस 4a2, तो अलग अलग डॉट करना है ये वाली, तो चलिए इधर अलग अलग डॉट करेंगे। a1 का दोनों में होगा तो 3a1 डॉट a1, तो ये a1 स्क्वायर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसमें होगा -4a1 डॉट a2, अब 2 है ना अलग अलग है, तो डॉट आएगा इनका वितरण नियम से, ये डॉट है यहाँ, ठीक है। और आगे चलते हैं, और अब 2a2 का होगा तो ये हो जाएगा 6a2 डॉट a1 और -8a2 स्क्वायर बराबर क्या दिया है, इसकी वैल्यू पूछी पूरे की, बराबर में जो भी आएगा इतने का मान वो पूछा है ये। तो हम a1 डॉट a2 और इनकी मान हमें रखने हैं। तो a1 डॉट a2 पर अगर हमें पूछा है तो हमें ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी, वैसे बीच का कोण है तो हम तोड़ के भी मान रख सकते हैं और यहाँ भी डायरेक्ट रख सकते थे। चलिए तोड़ देते हैं, तो ये घटा लेंगे क्योंकि a1 a2 और a2 a1 बराबर होते हैं, तो ये क्या बचेगा, पहले इनकी वैल्यू रख दीजिए आप a1 और a2 स्क्वायर की, इसको घटा के लिख दीजिए। a1 है आपका 2, तो यहाँ 2 आएगा तो 4 4 की क्या हो जाएगा 12,
और A1 ये प्लस के 2A1 A2 बचेंगे, ये और ये, तो यहाँ आएगा A1 A2 cos थीटा माइनस 8 A2 स्क्वायर, A2 का मैग्नीट्यूड है 3 तो ये हो जाएगा 9। तो cos थीटा की वैल्यू है -1/3 और A1 A2 हैं आपके 2 × 3 और ये आया आपका 72। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 72 और 2 कितने हो गए 74, 74 में से घट जाएगा 12, माइनस के 74 हैं और ये बचेगा आपका 12। कितना आएगा ये जाएगा आपका 2 और ये आएगा 6, तो ये 62 हो जाएगा। जरा इसको भी देख लें। A1 क्रॉस A2 0 है, B1 क्रॉस B2 भी 0, B क्रॉस C भी 0 है, तो A और C के बीच कोण पूछा है, यानी A और B पैरेलल है, B और C भी पैरेलल है, तो A और C के बीच कोण क्या होगा। तो चलिए जो दो कंडीशन है उस आधार पे आप आसानी से निकाल लेंगे। हमें A क्रॉस B 0 दिया है, इसका क्या मतलब होता है, अभी मैंने बात की थी, इसका मतलब है A पैरेलल B, A और B इस तरह कहीं भी होंगे वो पैरेलल होंगे, ये बना लिए होंगे। इसी तरह B क्रॉस C भी 0 है, इसका मतलब B और C भी पैरेलल है, तो B तो ये बना लिया हमने पहले, तो C इसी के पैरेलल होगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A B C तीनों पैरेलल हैं। जब A B C तीनों पैरेलल हैं तो A और C के बीच एंगल कितना होगा 0। तो बस थ्योरेटिकल है, A और B C तीनों पैरेलल होंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से यही हमें मिलेगा यहाँ कन्फर्म। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम अब आप एक एग्जाम्पल करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम डायमेंशन एनालिसिस शुरू करेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन हैं आप बताएंगे और पूछेंगे हमसे तो हम बताएंगे आपको। थैंक यू।